बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीएसएस कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे अटेम्प्ट करने के मुतालिक सारी मिथ्स क्लियर कर दूं और इस टॉपिक के बारे में आपको वो सारी मालूमात दे दूं जिससे आप एक अच्छे ऐसे लिख सकें। बहुत से लोगों ने ऐसे इसकी हजारों वीडियोस बनाई हुई हैं, बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप सबसे अच्छी एसेस की 10 किताबें भी ले लें और फिर उसको रट लें, फिर भी आप ऐसे नहीं लिख सकेंगे जब तक आप किसी से चेक नहीं करवाएंगे और आपको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये काम ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। बेसिकली ऐसे में 5 चीजें हैं। 5 कौन कौन सी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए इसमें होना चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट, फिर होनी चाहिए इससे पहले आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी जिसमें आप पैराग्राफ्स लिखेंगे, और एट द एंड कंक्लूजन। एक अच्छी आउटलाइन बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक आपको बता देता हूँ, उसके ज़रिए से आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जो कि शायद 2018 में आया था। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी? सबसे पहले आपने रफ पेजेस पे जाना है और टॉपिक के हवाले से जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है जस्ट थ्रो इट। जैसा कि मैं लिखूंगा, मैं आपको पेजेस पे लिख के अच्छा, बता तो देता मैं हूँ। आइडियाज़ कुछ इस तरीके से थ्रो करूँगा। टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं लिखूँगा कि वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट एलोकेशन ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन सिस्टम का बजट अप करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन 2019 था गालिबन के, उसमें गवर्नमेंट ने बजट कम कर दिया था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट ये हुआ फिर कि एचईसी ने स्कॉलरशिप्स कुछ कैंसिल कर दी थी और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सका, कुछ कैंपसेस भी बंद हो गए थे। दूसरा, बजट एलोकेशन कम है। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये सिस्टम हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ठीक हो गया। नंबर 4 में मैं लिखूंगा कि सिलेबस आउटडेटेड है। जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपना सिलेबस उस हिसाब से मोल्ड करे। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो उस टाइम से अब तक तो मुश्किल है कि इसमें कोई चेंजेस की गई हों। मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं हुई, हालांकि होनी चाहिए। नंबर 5 में लिखेंगे कि पॉवर्टी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को। 6 में मैं लिखूंगा कि टेररिज्म भी है। टेररिज्म की वजह से हुकूमत एजुकेशन सिस्टम पे और भी दूसरी पॉलिसीज पे ध्यान नहीं दे सकती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसी वजह से बजट एलोकेशन भी कम है और पॉलिसी मैकेनिज्म्स नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज तरतीब देती है वो निज़ाम नहीं है, बेसिक सिस्टम्स नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की वजह टेररिज्म की वजह से जो बेसिक पॉलिसीज थी भी, तो वो भी डिटोरिएटेड हो गई हैं। 7वां मैं लिखूंगा कि
फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म की वजह से बैकवर्ड एरियाज में, जैसा कि अर्ट्सवाइल फाटा है, कोरम एजेंसी हो गया और बाजोड़ एजेंसी हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं। इस निज़ाम के तहत फ्यूडलिस्ट जो हैं, जागीरदार, वो ये नहीं चाहते कि उनके इलाके में जितने बच्चे और बच्चियां हैं वो एजुकेशन लें। इनके हिसाब से इनकी बुक में है कि नो एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। 8वां में लिखूंगा अवेयरनेस नहीं है। फिर लिखूंगा कि टीचर्स भी अनप्रोफेशनल हैं, इनको ठीक से टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। आप अपने अपने इलाके में देख लें कि जो गवर्नमेंट लेड स्कूल्स हैं उनके टीचर्स में और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, उनमें कितना फ़र्क है। बहुत से लोगों के इलाके में टीचर्स अच्छे होंगे, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने एसेज में लिखनी है ओवरऑल। फिर मैं लिखूंगा कि टेक्निकल लैब्स नहीं है। टेक्निकल लैब्स अगर हैं भी तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको क्लास में बताया जाता है कि आपने केमिकल रिएक्शन ऐसे करना है, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिस नहीं कराया जाता कि ये कैसे करना है। मैंने जो कुछ पढ़ा था मैट्रिक में, केमिस्ट्री में, कि ये रिएक्शन ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो मैंने तो कभी तक अभी तक प्रैक्टिकली करके नहीं देखा। या मेरी क्लास में जितने लोग थे, मेरे कोलीग्स थे, मेरे फेलोज थे, उन्होंने भी कभी नहीं देखा कि ये प्रैक्टिस कैसे होगा। तो हम हमारा हमारा माइंड कैसे ब्रॉड होगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। ठीक है, आगे हमने ये लिखना है कि बैकवर्ड एरियाज जो हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं है कि वहां के लोगों को शऊर नहीं है। शऊर क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूडलिज्म है। आइडियाज आपस में आप लोगों ने इस तरह कनेक्ट करने हैं कि एक कोहेरेंस आ जाए। वो मैं आपको कोहेरेंस फिर मैं बाद में आपको बताता हूं कैसे आएगी। फिर इन सारी चीजों की वजह से पॉलिसी मैकेनिज्म डिस्ट्रॉयड है। करप्शन भी है, पॉलिसीज क्यों नहीं बनती, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट पे एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है, सिलेबस आउटडेटेड क्यों है, बजट एलोकेशन क्यों ठीक नहीं है। ये सब चीजें जो हैं ये करप्शन की वजह से खराब हैं। फिर मैं ये लिखूंगा कि फीस स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। हमारा मुल्क तकरीबन 24% लोग हैं हमारे मुल्क में जो पॉवर्टी लाइन, अंडर पॉवर्टी लाइन है। इतने लोग हमारे मुल्क में गरीब हैं। ये एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे जब तक फीस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। अब एक गरीब बंदा है, वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के जॉब करे, तो जब वो हालात देखता है कि सरकारी स्कूल का निज़ाम कैसा है, तो वो चाहता है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिला के दे। प्राइवेट स्कूल जब वो जाता है तो वहाँ पे हज़ारों में फीस स्ट्रक्चर है, उनकी फीस है, वो पे नहीं कर सकता। तो ये इसलिए हमारा मुल्क अभी 24% अंडर पॉवर्टी लाइन है। 15 में मैं ये लिखूंगा कि स्कॉलरशिप्स नहीं है। अब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, HEC को या गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना निज़ाम इतना अच्छा करे कि वो इन बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दे। ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तान से पढ़ा है, लेकिन हम स्कॉलरशिप लेंगे तो हम US की लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का निज़ाम अच्छा है, वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। हमें चाहिए हम अपने मुल्क का निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम इतना अच्छा कर लें कि जो बच्चा पाकिस्तान में से पढ़े, कम से कम उसकी सर्विस भी तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। ठीक हो गया? ऐसे करके आपने सारे आइडियाज़ लिख देने हैं। ये मैंने आपको कुछ आइडियाज़ बता दिए हैं। फिर अभी ये हमारे रफ आइडियाज़ हैं, ये सारे हमारे रफ आइडियाज़ हैं। इनको अभी हमने छानना है, सीक्वेंस में लाकर कंटेक्चुअलाइजेशन करनी है कि एग्जामिनर पढ़े तो उसको मज़ा आ जाए। ये तो हो गई आउटलाइन। अभी एक सेकंड में आपको बता दूं कि इसको सीक्वेंस में कैसे लाना है। ये एक ऐसे है
ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, मैं ये बाद में बताऊंगा ये थीसिस स्टेटमेंट कैसे आपने लिखनी है। जो आइडियाज़ मैंने आपको रफ में लिख के बताए हैं वो यहाँ पे सीक्वेंस में है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहला ये लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि करप्शन है। ठीक है, करप्शन की वजह से लो बजट एलोकेशंस हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम को हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। अब इस लो बजट एलोकेशन की वजह से पॉलिसी मैकेनिज्म्स नहीं है, ये टूट रहे हैं। करप्शन और लो बजट एलोकेशन की वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हैं उनका इस पे कोई ध्यान ही नहीं है कि वो पॉलिसी मैकेनिज्म्स इस पे बनाए। उल्टा हमारे जो बजट है एजुकेशन सिस्टम का वो कम हो रहा है। पॉलिसी मैकेनिज्म्स जो नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब है तो मल्टीप्लिसिटी इन इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे मल्टीप्लिसिटी आप लिख सकते हैं कि सिंध में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, बलूचिस्तान में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, केपी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। अब केपी में मैं रह रहा हूं तो आपको केपी की मिसाल दूंगा कि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है उर्दू में, वो कोई और लेक्चर्स होते हैं। प्राइवेट स्कूल चले जाएं तो आपको कोई और निज़ाम मिलेगा। और फिर यहीं पे पीएफ स्कूल सिस्टम है जो फेडरल है, फेडरल का निज़ाम है, उसमें आपको कुछ और मिलेगा। तो बच्चा तो इस वजह से डाइवर्ट हो जाता है कि उसमें एक ही जगह पे 3-4 किस्म के लोग मिल रहे हैं और वो फिर वहाँ जाने की मतलब है कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वहाँ जो जाना चाहता है पढ़ने के लिए। सिलेबस आउटडेटेड है, फिर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्यूडलिज्म है। ये चीज़ें आपने इस तरह तरतीब देनी है। ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें पॉज करके। ठीक हो गया, ये सारे आइडियाज़ हैं। अब ऐसे में उसने हम एग्जामिनर ने हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें फिर मैंने जो सारे फ्लॉज आपको पीछे बताए हैं उसकी रेमेडियल मेजर्स भी मुझे बतानी पड़ेंगी कि आया इतने मसले पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हैं तो उसे कैसे ठीक किया जाए। जिस तरह पहले मैंने आइडियाज़ थ्रो किए थे उसी तरह रेमेडियल मेजर्स के भी आइडियाज़ थ्रो करूँगा और फिर इनको सीक्वेंस में लाकर इनकी कंटेक्चुअलाइजेशन करूँगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेन हेडिंग ऐसे लिख देते हैं और फिर उसके सब पॉइंट्स जो हैं वो एक एक दो दो लफ्ज़ में हेडिंग बना के छोटी छोटी लिख देते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह किया था तो मैं तो पूरा सेंटेंस बनाता हूँ कि वहाँ एग्जामिनर के पास मैं नहीं हूँगा, तो उसको फिर ये ना देखना पड़े यार कि अब इस चीज़ का क्या मतलब है और इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ये उसे फिर ये क्या नाम है, ईगरनेस होगी कि शायद यहाँ पे मेरे पास अब ये स्टूडेंट होता कि मुझे ये बताता इसका क्या मतलब है सेंटेंस का। तो सेंटेंस आपके डिफाइंड होने चाहिए पहले से। ये आप देख लें, ये रेमेडियल मेजर्स भी आपने ऐसे लिखने हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा ऐसे दिखा देता हूँ। ये मेरा ऐसे है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इन पाकिस्तान का, जो ये थी, ये आउटलाइन है। आउटलाइन कम से कम इतनी होनी चाहिए क्योंकि 2500 से 3000 लफ्ज़ का आपने वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है। ये रहा इंट्रोडक्शन। ये मैंने सिर्फ एक जिस्ट देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ये है वैसे ये पूरा ऐसे नहीं। ठीक है, इस तरह कुछ आपने आपने लिखना है। ठीक हो गया, वो था एजुकेशन वाला ऐसे, जो आई थिंक मेरा कोई तीसरा चौथा ऐसे होगा जो मैंने वैसे लिखा था। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे आप देख लें, कम से कम मैंने 30 ऐसे लिखे थे। उस ऐसे में और इस ऐसे में क्या फ़र्क है? एक तो ये नीट है, दूसरा कोहेरेंट है, दूसरा साफ लिखा हुआ है, खुला खुला लिखा हुआ है। एग्जामिनर देखेगा या आप में से भी जो देखे तो वो चाहेगा कि ये मैं पढूं। ठीक हो गया, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ में जो ये मार्कर के साथ लिखा हुआ है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि
अगर आपने वन गो में पैराग्राफ्स लिखने शुरू कर दिए तो एग्जामिनर पेज पलटते ही कहेगा कि ये अब इतने बहुत ऐसे को भी पढ़ना है। उस पे बोझ नहीं डालना, उसको एंटरटेन करना है। ये सारी चीजें मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। ये तो हो गई भाई आउटलाइन। अभी आते हैं थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि एग्जामिनर को आपने बताना है कि मैं आगे ऐसे में क्या करने वाला या करने वाली हूँ। अभी टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। आउटलाइन हमने बना दी है कि उसमें हम पहले फ्लॉज लिखेंगे, फिर सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो आउटलाइन कैसे बनेगी? आउटलाइन इसमें ऐसे बनेगी कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ बीन। तो थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बनेगी कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ बीन स्टैगरिंग ड्यू टू वेरियस हर्डल्स, या इश्यूज कर दें या लूप होल्स कर दें। अब ये पार्ट जो थीसिस स्टेटमेंट का है, ये एग्जामिनर को ये डिफाइन करेगा कि आप ऐसे में एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है बट इट, यानी एजुकेशन सिस्टम, इट हैज द एबिलिटी टू रीसेट या improve its system by following remedial measures। ठीक है, ये जो दूसरा पार्ट है ये डिफाइन करेगा कि आप पहले फ्लॉज बताएंगे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आप उसकी रेमेडियल मेजर्स बताएंगे कि जो फ्लॉज मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है वो कैसे ठीक होगा। ये हो गई आपकी थीसिस स्टेटमेंट। अब अगर आपने ऐसी आउटलाइन बना ली और ऐसी थीसिस स्टेटमेंट बना ली, तो आफ्टर रीडिंग द थीसिस स्टेटमेंट द एग्जामिनर विल इजीली जज दैट यू विल बी डिस्कसिंग फ्लॉज एंड सॉल्यूशंस। तो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द ऐसे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर इतनी बुक्स भी एसेस की हैं, यूट्यूब से वीडियोस भी हैं एसेस अटेम्प्ट करने के तरीके जो बता रहे हैं, फिर भी एसेस में एस्पायरेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? पहली बात तो ये है कि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि बुक्स तो उनके पास हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, वो सेटिस्फाई भी होते हैं कि हमने ऐसे की पूरी बुक पढ़ ली है, लेकिन वो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये खुद ही इल्हाम नहीं होंगी, ये खुद ही डेवलप नहीं होंगी। इस पे मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक तो वो टॉपिक एस्पायरेंट्स जो हैं तो टॉपिक को समझते नहीं है कि एग्जामिनर मांग क्या रहा है। दूसरा वो ये कि रफ वर्क नहीं करते। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि टॉपिक देखते ही डायरेक्ट ऐसे अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, तो न ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। एक आइडिया उनका जो है तो ईस्ट की तरफ जा रहा होता है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा होता है, हवा में लगे होते हैं, तो फेल तो वो होंगी। इन सारे जो ऐसे की तरतीब मैंने आपको बताई है, इसी तरह आप मेहनत करें। जो इसके अगले पार्ट हैं मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन है, थीसिस स्टेटमेंट है, बॉडी है और कंक्लूजन है। कुछ चीज़ें मैंने इस सेशन में बता दी हैं, कुछ चीज़ें मैं अगले सेशन में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगले सेशन में मैं आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में डिटेल से बताऊंगा
इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ ना आया हो या और कोई टॉपिक आपने समझना हो तो काइंडली कमेंट करें। हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, जो कुछ आपके जी में आए वो कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।